अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ये पहला लेक्चर है और ये लेक्चर इंट्रोडक्टरी है और इसके बारे में कि सीनियर ऑडिटर की लिए क्या सिलेबस होगा, इसकी सैलरी पैकेज क्या है, इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब ड्यूटीज़ क्या हैं और इसका पेपर पैटर्न कैसा है, आज हम यही शेयर करेंगे। और वेरी सूनर जब काफ़ी सारे मेंबर्स हो जाएंगे तो हम रेगुलर एट द फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इन पे लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे। और इंशाल्लाह एग्ज़ाम से पहले पहले इसके हम 8-10 मैं टेस्ट भी लूँगा, जो कि सिर्फ उन्हीं मेंबर्स का होगा जो मेरे रेगुलर फॉलोअर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस से कि इस सीनियर ऑडिटर के लिए सिलेबस क्या क्या होगा। सबसे पहले पार्ट 1 में 20 मार्क्स का इंग्लिश का हिस्सा होगा और इसमें ग्रामर होगी, जिसमें ग्रामर में आप सेंटेंसेस आपके पास दिए होंगे, मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगे, उन्हीं में से आपने राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। और सिनोनिम एंटोनिम भी हो सकते हैं और प्रेपोजिशंस वगैरह और इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके अलावा आपके पास सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि आपके पास एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए आपके पास पहला हिस्सा दिया होगा, जिसमें से हाफ उसका हिस्सा जो है उसके लिए 4 ऑप्शन दिए होंगे कि पार्ट 1 के साथ अगर पार्ट 2 कौन सा मिलाया जाए तो आपका करेक्ट सेंटेंस बनता है। इसके लिए आपके पास एग्जैक्ट सेंटेंस के स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए, वो भी हम ग्रामेटिकली इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और अगर किसी का टेंसेस पे इतनी ग्रिप नहीं है तो वो मुझे मैसेज करें, मैं उसको लिंक भेजूँगा जिसमें मैंने टेंसेस के भी लेक्चर तैयार किए हैं, ताकि वो वेरी स्टार्ट से भी इंग्लिश अगर सीखने की कोशिश करना चाहता है, एक तो उसकी इंग्लिश ठीक हो जाएगी, बाकी उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर इतना आसान हिस्सा नहीं होता, ये 10 मार्क्स का होता है या 5 मार्क्स का भी हो सकता है। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड समटाइम्स सेंटेंसेस आ जाते हैं, तो उसमें बंदा फंस जाता है। तो उसके लिए भी आपकी अच्छी तैयारी होना ज़रूरी है। तो पार्ट 1 में इंग्लिश के 20 मार्क्स का पोर्शन होगा और पार्ट 2 में आपके जो प्रोफेशनल हिस्सा होगा उसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स, इसमें से कम से कम आपके 8-10 क्वेश्चन होते हैं और बड़े बेसिक टाइप भी हो सकते हैं और थोड़े से कंसेप्चुअल भी हो सकते हैं। ये इंशाल्लाह जब हम पढ़ते जाएंगे तो आपके ये हिस्सा भी बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा, कवर करूँगा। इसके अलावा जर्नल, लेजर एंड कैश बुक, इस पे आपके कंसेप्चुअल वर्किंग आपको करना पड़ती है कि जर्नल क्या है, लेजर क्या है और कैश बुक क्या है और इसके पार्ट्स और इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इंशाल्लाह जब हम हर एक पार्ट पढ़ेंगे तो उससे रेलिवेंट जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जो जो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ एनुअल बजट है कि गवर्नमेंट का जो बजट है वो एनुअली कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कब स्टार्ट होता है, उस पर कितनी मीटिंग होती हैं, इस्टीमेटेड बजट क्या होता है, रिवाइज्ड बजट क्या होता है, बजट अप्रोप्रिएशन क्या होता है, उनके हेड्स वगैरह सारा कुछ। और उससे अगला जो है उसमें यही है हेड्स ऑफ अकाउंट्स, री अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, कि आपके हेड्स ऑफ अकाउंट्स क्या क्या होते हैं। ये भी मैं आपको आपके साथ डिटेल में पढ़ाऊँगा, आपको समझाऊँगा, क्योंकि आप अकाउंट्स फील्ड में आ रहे हैं और आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जब गवर्नमेंट आपको फंड्स एलोकेट करती है तो कौन कौन सा हेड होता है, किस में से आपने उन फंड्स को एलोकेट करवाना होता है और कंज्यूम करना होता है। री अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स में होता है कि आपके जो हेड्स हैं उनमें से अगर किसी के पास किसी हेड में फ़ंड बच गए हैं और दूसरे फंड में डेफिशिएंट हो गए हैं तो आप उनकी रे अप्रोप्रिएट करवा सकते हैं, यानी कि एक हेड से निकाल के दूसरे हेड में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं ये भी आपको बताऊंगा। प्रिपरेशन ऑफ पेंशन डॉक्यूमेंट्स, पेंशन के डॉक्यूमेंट्स, पेंशन है क्या, पेंशन के डॉक्यूमेंट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे तैयार किया जाता है, उसकी कैसे काउंटिंग की जाती है। ये एक काफ़ी डीप सब्जेक्ट टॉपिक होगा जिस पे हमने ठीक ठाक टाइम लगाना होगा। इसके अलावा फिनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। ये बीकॉम लेवल का जो फिनेंशियल अकाउंटिंग होता है उसमें से ही क्वेश्चन बनते हैं और अकाउंट्स के रेलिवेंट, यानी कि अकाउंट्स
फाइनल अकाउंट्स, बैंक रिकैंसिलेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तो इस तरह के, और इनकम्प्लीट अकाउंट्स, ये सारे के सारे, और लीज़ वगैरह, जितने भी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे फिनेंशियल अकाउंटिंग के, वो हम इसमें कवर करेंगे। फिनेंशियल मैनेजमेंट होगी, जो आपके पास जो होता है कि फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग है, बजटिंग है, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और बजटिंग, ये आपने सारे के सारे इसमें पढ़ने होते हैं। कास्ट अकाउंटिंग हम पढ़ेंगे, बिजनेस टैक्सेशन पढ़ेंगे और पेपरा रूल्स पढ़ेंगे 2004 के। और इसके अलावा बेसिक आईटी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। हम इसका पार्ट वाइज स्टार्ट करते जाएंगे, 1 बाय 1 करते जाएंगे। देखें हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो आपके अकाउंट्स के रेलिवेंट है, ये एक लंबा टॉपिक है, ये आई होप हमें एंड पे करना चाहिए, ताकि हम पिछले के टेस्ट वगैरह भी लेते रहें। क्विज़ वगैरह बनाया करूँगा, मैं अपलोड किया करूँगा, आप उन पे टच में रहेंगे तो इंशाल्लाह जो मेरे फॉलोअर्स होंगे, मैं ये आपको गारंटी देता हूँ, इंशाल्लाह आप जो है ओपन मेरिट में ही क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको गाइड करने के लिए लिखा है कि ऑल ऑफ द अबव पार्ट्स नोट्स विल बी शेयर्ड इन लेक्चर फॉर्म फॉर ग्रेजुअल एंड बेस्ट प्रिपरेशन, कीप फॉलोइंग। फॉर दिस यू मे सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ ईच लेक्चर इन टाइम। चलें जी, आगे पढ़ते हैं। ज़रा आपको मैं ये बताऊं कि जॉब ड्यूटीज़ क्या होती हैं एक ऑडिटर की। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, उसने जो एक ऑडिटर होता है, उसने उसको अकाउंट्स के बारे में अपना नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके अलावा प्री ऑडिट ऑफ क्लेम्स है कि प्री ऑडिट जो क्लेम्स वगैरह हैं उनके बारे में बात करें कि प्री ऑडिट से पहले आपने जितने जितने क्लेम किए होते हैं किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, वो कितने आपके पास आए हैं एक साल के एक हिस्से में, जिनका आपने ऑडिट करना है कि ये जो क्लेम आए थे, जितने आपने फंड्स उनको उन्होंने कंज्यूम किए हैं, आया कि ठीक जगह पे किए हैं या नहीं किए, ये इसके बारे में नॉलेज होगा। पोस्ट ऑडिट ये होता है कि जब आप ऑडिट कर लेते हैं तो उसके बाद जो आपने ऑब्जर्वेशन वगैरह लगाई हुई होती हैं, उनको आपने किस तरह डिस्पोज ऑफ करना है फर्दर। अगर बड़ा कोई ऑडिट आप या आपने कोई घपला पकड़ लिया है तो उसको आगे कहाँ तक गवर्नमेंट लेवल पे उठा के ले जाना है। फिर पेमेंट ऑफ जीपी फंड एंड पेंशन और जीपी फंड कैसे पेमेंट होती है, इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और आपने ऑडिट के दौरान क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है, ये आपका जॉब ड्यूटीज़ होती हैं एक ऑडिटर की। इसके अलावा मैं आपको सैलरी का बताऊं, क्योंकि ये एक बेसिक पे 16 में रिक्रूटमेंट होती है। तो बेसिक पे जो होती है स्टार्ट होती है एक फ़्रेश बंदे के लिए। अगर कोई गवर्नमेंट का पहले ही से ही जॉब कर रहा है तो उसकी तो है कि पे फिक्स होगी, जितनी वो बेसिक पे पहले ले रहा है उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है। लेट्स सपोज अगर वो 22,000 ले रहा है और ऑडिटर की जो जाता है जब, तो उसकी 18,910 है, तो उसकी स्टार्ट उसी से आगे फर्दर फिक्सेशन होगी। यानी कि 22,000 अगर वो पहले ले रहा है तो उसकी फिक्सेशन जैसे भी जिस स्टेप में आती है 23,000 बनती है या 23,500 जितनी भी बनती है वो वहाँ पे फिक्स होगी। इसके अलावा मेडिकल अलाउंस होता है, ये आपका तकरीबन 15% ऑफ बेसिक पे होता है, और ये तकरीबन 1588 है, या कुछ इससे कुछ वेरी होगा, क्योंकि 15% ऑफ 18,010 लें आप तो कुछ इसमें वेरिएशन है। आई थिंक ये 10% है। तो जैसे भी ये अकॉर्डिंगली उस तरीके से। कन्वेंस अलाउंस होता है, ये 5,000 फिक्स होता है बेसिक पे स्केल। 16 से अब जितने भी होते हैं तकरीबन 19-20 तक, तो कन्वेंस अलाउंस 5,000 होता है। हाउस रेंट अलाउंस होता है कि अगर आपने फर्स्ट के घर हायरिंग नहीं करवाया हुआ और आप सिंगल अकोमोडेशन पे रह रहे हैं तो आपको 4,091 रुपीज़ जो है HRA मिलता है। इसके अलावा अडाक रिलीफ 2016 का आपको मिलेगा 1588 है, जो कि बेसिक पे का एक फ़िक्स हुआ है, वही आपको मिलेगा। और एक अडाक रिलीफ 2017 का मिल रहा है जिसकी अमाउंट है 1891। ये टोटल मिला के कुछ 33,000 बनती है। अगर कोई हायरिंग ले रहा है और उसको वो गवर्नमेंट उसको फैसिलिटी देती है और वो घर हायर करवाता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको पर मंथ के हिसाब से 18,000 देती है। और ये टोटल मिला के, और अगर आप हायरिंग लेंगे तो HRA आपका कट जाएगा। अगर वो करें तो नेट आपका तकरीबन 47,000 बनता है, 46,977, यानी कि 13 रुपये कम है इसमें से, तकरीबन 47,000 आपकी सैलरी बनती है।
चलें आगे चलते हैं ज़रा एक पास्ट पेपर की तरफ। ये ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ए कंपनी इज़ ओन्ड बाई इट्स, इसके ऑप्शन हैं डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं। तो इसका ऑप्शन है शेयर होल्डर्स, क्योंकि जो कंपनी है वो जो लोग पैसा मिल के इकट्ठा करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी का एक नाम देते हैं, उसको रजिस्टर करवाते हैं, तो जिनका वो पैसा होता है जो कंपनी बनाते हैं तो कंपनी उसी की होती है, तो वो जो पैसा इकट्ठे करने वाले होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है शेयर ऑफ लिमिटेड कंपनीज आर ट्रेडेड इन दी। तो ये आपको पता है कि जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनके शेयर जो हैं स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी व्हाट फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का कौन सा ऐसा चीज़ है या हिस्सा है, ये जो फॉलोइंग ऑप्शन है, जो इसका लाजमी हिस्सा है। तो ज़ाहिर सी बात है एक बिज़नेस में रिस्क होता है, तो रिस्क इसका हिस्सा है। प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, रिस्क जो है वो लाजमी तौर पे मौजूद होता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 में चलें, और ये एक कंपनी सोल्ड गुड्स ऑफ वर्थ ₹1 मिलियन। द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द गुड्स वर ₹6 लाख, यानी कि उसकी सेल्स कितनी है 1 मिलियन। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, और उसकी कास्ट कितनी है 6 लाख। द ट्रांसपोर्ट यूज्ड इन द सेल कॉस्ट ₹1 लाख, तो जो उसकी सेल के लिए जो कास्ट आई है वो 1 लाख है। एंड द वेजेस पेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल वर आल्सो ₹1 लाख। व्हाट इज़ द ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है और नेट प्रॉफिट क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता है कि सेल्स में से कॉस्ट माइनस करें तो ग्रॉस प्रॉफिट बनता है, और नेट प्रॉफिट के लिए आपको सारी बाकी कॉस्ट भी निकालनी होती है। तो पहली सी बात है, अगर 10 लाख सेल्स हैं, 6 लाख उसमें से कॉस्ट है, तो 6 लाख 10 लाख में से निकालें तो 4 लाख जो आपका है ग्रॉस प्रॉफिट, और बाकी जो 2 लाख, एक लाख वेजेस का है, एक सेल्स एक्सपेंसेस हैं, तो ये 2 लाख निकालें तो 2 लाख जो आपका बचता है वो नेट प्रॉफिट बन जाता है। तो ऑप्शन डी इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ अ खाली जगह इफ़ेक्ट। तो डबल इफ़ेक्ट, यानी कि हर ट्रांजैक्शन का डबल इफ़ेक्ट होता है। जैसे आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि डबल एंट्री सिस्टम हम पढ़ते हैं, जिसका यानी कि डबल एंट्री मीन एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है, यानी कि एक का डेबिट एक का क्रेडिट, तो ये डबल इफ़ेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी द मेन सोर्सेज ऑफ गैप जनरली अकाउंटिंग एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इज़ फॉलो। इसमें से सोर्स क्या है, तो कंपनी लॉ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तो ये दोनों ही इसमें से गैप जो है इसके सोर्सेज दोनों ही हैं। कंपनी के जो लॉ भी होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि गैप क्या होते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या है, ये सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्वेश्चन 7 है जी व्हाट स्टैंडर्ड्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ एंड कंपनीज़। कह रहा है कि जब बहुत सारी जो कंपनीज़ और कंट्रीज़ हैं वो कौन सा सोर्स यूज़ करते हैं जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, तो ये है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRs। ये एक्सटेंसिवली पढ़ाए भी जाते हैं। अगर आपने MBA किया तो आपको नाम से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। अगर ICMA वगैरह या CA के आप स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि IFRs क्या होता है। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह लेक्चर्स के दौरान। क्वेश्चन 8 है द करेक्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन इज़। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उनमें इन फॉलो में से जो फॉलोइंग ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा ठीक है। आपको पता है एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज़, एसेट्स इज़ इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़। तो जो दोनों हिस्से यानी कि लेफ़्ट पे आपके एसेट्स होते हैं, राइट पे आपकी लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी होता है। अगर लाइबिलिटीज़ को आप राइट साइड पे लेके आ जाएं, लेफ़्ट साइड पे लेके आ जाएं एसेट वाली साइड पे, तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी है, क्योंकि लाइबिलिटीज़ इधर माइनस में है, अगर उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएंगी। इक्विटी और लाइबिलिटीज़ जो होती हैं ये एसेट्स के इक्वल होती हैं, इसलिए एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ इक्वल टू इक्विटी।
और अगर आप वही जो पूरी इक्वेशन बनाना चाहते हैं, यानी कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज़ के फर्दर टू हेड्स होते हैं, एक लाइबिलिटीज़ होती हैं, दूसरा इक्विटी होती है। तो ऑप्शन बी आपका ठीक है। क्वेश्चन 9 है, ए कंपनी सोल्ड गुड्स वर्थ $5,000 ऑन 5 जून एंड 10,000 ऑन 28 जून, यानी कि $5,000 की 5 जून को और $10,000 की सेल्स 28 जून को हुई। द कंपनी रिसीव्ड द फर्स्ट पेमेंट ऑन 25 जून and second on 7 July. The company prepared the financial statement on 30th June. What would be the total sale on the financial statement? अब आपको पता है कि जो हम ऐसा सिस्टम हम करते हैं, मतलब सेल्स वगैरह जो भी आपकी होती हैं आपने नोट कर लेनी होती है। आपने कैश बेसिस पे नहीं करना होता, बल्कि आपकी जो एक्चुअल सेल होती हैं आपने वो नोट डाउन कर लेनी होती हैं। बाकी आपके क्रेडिटर्स वगैरह बन जाते हैं जिन्होंने आपके अकाउंट्स पे करने होते हैं, तो उनको भी आप बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने 30 जून को चूँकि बैलेंस शीट बनानी है या इनकम स्टेटमेंट बनानी है, तो आपने दोनों सेल्स जो 5 जून को हुई हैं 28 जून को दोनों हुई हैं उनको काउंट करना है, सिर्फ एक को नहीं लेना। तो टोटल सेल्स आप कितनी हो गई? 15,000। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, एडवांस पेमेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज। जो एडवांस पेमेंट्स हैं वो आपकी एडवांस पेमेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज, ये ऑप्शन इसमें है ए जो लिखा हुआ है ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो आपने लेनी जो अभी तक आपने लेने होते हैं पैसे वो आपके रिसीवेबल होते हैं, यानी कि एडवांस पेमेंट नहीं बल्कि जो आपने पेमेंट अभी तक नहीं ली होती, यानी कि जो आपका उधार चल रहा होता है, जो आपके अकाउंट्स जो सेल्स हुई होती हैं ऑन अकाउंट, यानी उधार पे जो आपकी सेल हुई होती हैं वो आपके डेटर जिन्होंने अभी तक आपको पैसे देने होते हैं उनको आप रिसीवेबल कहते हैं। तो इसने जो ऑप्शन लिखा है ए ये गलत है, ये होगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करंट एसेट। जो ऑप्शन ये दिए गए हैं इनमें से करंट एसेट कौन सा है? आपको पहले ये बताता हूँ करंट एसेट कौन से होते हैं। वो एसेट्स जिनको आप एक साल के अंदर अंदर कैश में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपके होते हैं करंट एसेट्स। अब देखें इसमें इन्वेंट्री भी आप कर सकते हैं, ये भी कैश में दूसरा आ जाती है करंट एसेट में, कैश भी और ट्रेड रिसीवेबल भी करंट में होते हैं। तो आपका ऑप्शन ए बच जाता है जो कि पेटेंट राइट्स है। पेटेंट राइट्स आपका लॉन्ग टर्म एसेट होता है और ये करंट एसेट में नहीं होता। आगे क्वेश्चन नंबर है 12, व्हाट फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ नॉट और नॉन करंट एसेट। इन ऑप्शन में से नॉन करंट एसेट कौन सा नहीं है? नॉन करंट एसेट मीन लॉन्ग टर्म एसेट। तो ये सर कैपिटल, प्रॉपर्टी, पेटेंट राइट्स ये लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं और इन्वेंट्री जो है ये आपकी शॉर्ट टर्म एसेट है, करंट एसेट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ और नॉट टेंजिबल एसेट। इन ऑप्शन में दिए गए कौन से आपके टेंजिबल एसेट्स नहीं हैं? टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम टच कर सकें। तो नॉट टेंजिबल का मतलब क्या होगा कि ऐसे एसेट्स जो टेंजिबल नहीं हैं, यानी कि जिनको आप टच नहीं कर सकते। तो पेटेंट पहला ऑप्शन है पेटेंट राइट्स, उनको भी टच नहीं कर सकते। गुडविल उसको भी नहीं टच कर सकते। और लैंड जो है इसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और ये मटेरियल फॉर्म में होती है। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे 1 एंड 2। तो इन्होंने आगे ए बी सी ऑप्शन दिए, तो आपका सी ऑप्शन ठीक है, 1 एंड 2 ओनली। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है जी, ए मशीन प्राइस वाज $1,000 एंड वाज कैरिड थ्रू अ ट्रक। एक मशीन की कीमत $1,000 और ट्रक से लाई गई। द ट्रक्स फेयर्स वर $500। द इंजीनियर चार्ज $500 फॉर द इंस्टॉलेशन। द कॉस्ट ऑफ द मशीन इज़। आपको ये बता दूं कि मशीन ख़रीद कर ला कर उसको लाने का खर्चा, उसको इंस्टॉल करने का खर्चा, जब तक वो चालू नहीं हो जाती उससे पहले जितने भी खर्चे होते हैं वो आपके मशीन की कास्ट में आते हैं। तो ये हमने उसमें ऐड कर देना है। तो आपका ये कितना हो जाएगा? 1000 + 500 1500। तो इसका ऑप्शन सी लिखा हुआ है जो कि गलत है, सॉरी ठीक है, 2000 ठीक है बनता है। 1000 की वो कास्ट है और 500 उसकी कैरेज चार्जेस हैं और 500 इंस्टॉलेशन, 2000 सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे आता है 15, डेप्रिसिएबल अमाउंट इक्वल टू डेप्रिसिएबल अमाउंट किसके बराबर होती है? कास्ट ऑफ एन एसेट माइनस
रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। जो एक एसेट की रेजिडुअल वैल्यू होती है, यानी कि जो उसकी एंड पे बच जाती है डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेने के बाद, वो उसकी कास्ट ऑफ डेप्रिसिएशन बाकी बच जाती है। कास्ट ऑफ एन एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इज इक्वल टू डेप्रिसिएबल अमाउंट, बी ऑप्शन है। 16 है क्वेश्चन, द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ allocation cost of intangible asset is called amortization. The accounting process of allocation cost of intangible asset is called amortization। हाँ ठीक है, जो आपके कॉपी राइट्स वगैरह होते हैं, पेटेंट राइट्स वगैरह होते हैं, उसकी जो वैल्यू आप ऐसा ऐसा डिक्रीज़ करते हैं और उसको आप बुक्स में चार्ज करते हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं, amortization। द प्रोसेस ऑफ रिकग्नाइजिंग कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखें, जो पेटेंट राइट्स वगैरह होते हैं, उनको जो हम कास्ट उनकी कम करते हैं, उसको जो चार्ज करते हैं उसको एमोर्टाइजेशन कहते हैं। मशीन वगैरह जो होती है उसकी जो वैल्यू को हम यूज़ करते जाते हैं, और जो डेप्रिसिएशन जिसको हम कहते हैं वो होती है डेप्रिसिएशन। अब जो 17 वाला ऑप्शन है कि आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको जब आप राइट ऑफ करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो उनको क्या कहते हैं, डेप्लीशन, यानी कि डेप्लीट हो रहे होते हैं, कम हो रहे होते हैं, ख़त्म हो रहे होते हैं, तो डेप्लीशन होता है। बी ऑप्शन इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द कंसेप्ट दैट द एंटरप्राइज विल कंटिन्यू इन फोरसीएबल फ्यूचर इज नोन एज गोइंग कंसर्न। ये ठीक है आपका। जो आप किसी बिज़नेस के बारे में ये ज़हन में गुमान रखते हैं, और बिज़नेस होता भी वही है, जो आपको ये लगे कि ये हमेशा चलेगा, ख़त्म नहीं होने वाला, साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, 3 साल के लिए नहीं, बल्कि ये चलता जाएगा, तो इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, गोइंग कंसर्न। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैपिटल एक्सपेंस। फॉलोइंग जितने एक्सपेंस दिए गए उनमें कौन से ऐसा एक्सपेंस है जिसको हम कैपिटल एक्सपेंस नहीं कहेंगे। तो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी कैपिटल एक्सपेंस है, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट कैपिटल एक्सपेंस है, रिप्लेसमेंट ऑफ व्हीकल कैपिटल एक्सपेंस है, रिपेयर ऑफ व्हीकल ये कैपिटल एक्सपेंस नहीं है, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है, एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट कॉस्ट $300,000, यानी कि 3 लाख, एक इक्विपमेंट जिसकी कास्ट है 3 लाख एंड हैज़ ए रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 50,000 एट द एंड ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द ईयर, व्हाट इज़ डेप्रिसिएबल अमाउंट। देख लें, पहले भी जो बात हुई कि जितनी एक एसेट की वैल्यू होती है माइनस उसकी रेजिडुअल वैल्यू निकाल दी जाए, तो उसकी अमाउंट जो आती है डेप्रिसिएबल होती है। तो 3 लाख में से 50,000 निकालेंगे तो 2,50,000, तो ऑप्शन बी जो है ये इसका है आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, द एक्सपेक्टेड डिस्पोजल वैल्यू ऑफ एन एसेट आफ्टर डिडक्टिंग डिस्पोजल कास्ट एट द एंड ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड रेजिडुअल वैल्यू। यानी कि आप जब डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज कर लेते हैं, मशीन को यूज़ कर लेते हैं, तो उन पे एंड पे जो उसकी वैल्यू बचती है, उसकी जो कास्ट बचती है, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 22 है, द फिगर that appears in the statement of financial position after the depreciation is known as। बैलेंस शीट में जब एक किसी एसेट की कीमत दी होती है और डेप्रिसिएशन जब चार्ज कर लेते हैं, तो उसकी जो वैल्यू बचती है उसको हम नेट बुक वैल्यू कहते हैं। यानी कि डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेने के बाद जो उसकी वैल्यू होती है उसको नेट बुक वैल्यू कहते हैं। क्वेश्चन 23 है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग एसेट इज़ नॉट डेप्रिसिएटेड। जो फॉलोइंग एसेट्स हैं इनमें कौन से डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। एडवांसेस लैंड मशीनरी, एडवांसेस ऐसा ऑप्शन है जिस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। ये जो ऑप्शन है इसका सी लिखा है गलत है, इसका ऑप्शन बनता है ए, 1 ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ओनली ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, डेप्रिसिएशन इज़ नॉर्मली चार्ज एज। डेप्रिसिएशन को हम नॉर्मली क्या चार्ज करते हैं, एज एक्सपेंस। इसको हम एक्सपेंस काउंट करते हैं, और ये नॉन कैश एक्सपेंस है क्योंकि हम इस पे कैश नहीं पे कर रहे होते, इसलिए नॉन कैश कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 25 है, ए कंपनी परचेजेज ए नॉन करंट एसेट इन ईयर 1 फॉर 90,000। करंट एसेट खरीदा गया है पहले साल में जिसकी वर्थ है $90,000। द डेप्रिसिएशन चार्ज इज़ 15,000। व्हाट नेट बुक वैल्यू वुड बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट और बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ
ईयर 2 पे उसकी कितनी नेट बैक वैल्यू बनेगी? तो 90,000 की आपने परचेज़ किया और दूसरे साल के एंड पे आप उसकी 15,000 उसमें से अगर द डेप्रिसिएशन चार्ज इज़ 50,000 वट विल बी, ठीक है, ईयर 1 में ख़रीदी गई है और 90,000 उसकी बुक वैल्यू है जब आपने उसको परचेज़ किया। तो पहले साल में कितनी चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन? एक साल की 15,000 है। तो एक साल पहले साल के एंड पे जब हम उसको शो करेंगे तो कितनी बनेगी? 90,000 माइनस 15,000 तो 75,000। दूसरे साल के फिर एंड पे हमने फिर साल की चार्ज करनी है दूसरे साल के लिए, तो 75,000 माइनस 15,000 तो 60,000। इसका ऑप्शन बी ठीक है। आगे ये पेपरा रूल में से आई थिंक क्वेश्चन है, ऑल प्रोक्योरमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ओवर रुपीज़ शुड बी एडवर्टाइज इन दी न्यूज़पेपर 2 मिलियन, यानी कि 20 लाख से जो ज़्यादा की अमाउंट होगी उसको हमने शो एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो न्यूज़पेपर में देना होती है। द प्रोक्योरमेंट, ये हम पेपरा रूल में पढ़ेंगे सारी की सारी चीज़ें डिटेल में। द प्रोक्योरमेंट अपॉर्चुनिटीज ओवर 2 मिलियन रुपीज़ शुड बी एडवर्टाइज इन एटलीस्ट कितने अखबारों में? 2 में, एक इंग्लिश होनी चाहिए एक उर्दू होनी चाहिए, 2 न्यूज़पेपर। क्वेश्चन नंबर 28 है द प्रिंसिपल मेथड फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड वर्थ इज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी आप इसको रट्टा भी लगा सकते हैं। द प्रिंसिपल मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड वर्क्स इज ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग, यानी कि जो मेन मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट है कोई भी चीज़ खरीदने का, वो सबसे तरीक़ेकार है कि ओपन बिडिंग, यानी कि आप बिडिंग करें उसकी, कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये प्रिंसिपल मेथड है, मेन मेथड है। क्वेश्चन 29 है द बिडर विद द खाली जगह इवेल्युएटेड बिड शैल बी अवॉर्डेड द प्रोक्योरमेंट कंट्रैक्ट। तो ये बेसिक रूल है कि जिसकी लोएस्ट कास्ट होगी, जो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है टेक्निकली, और वो आपकी रिक्वायरमेंट जो आपकी स्पेसिफिकेशन है, चीज़ जो आप परचेज़ करना चाहते हैं, उसमें जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो स्पेसिफिकेशन आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे रहा है और वो उस बिडिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है और उसकी कास्ट कम है, तो जिसकी सबसे कम होगी उसको आप ऑर्डर अवार्ड करेंगे। क्वेश्चन 30 है वेयर नीडेड द प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल रिक्वायर द सक्सेसफुल बिडर टू फर्निश ए परफॉर्मेंस गारंटी विच शैल नॉट एक्सीड खाली जगह ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कितनी? 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो आपकी परफॉर्मेंस गारंटी है वो 10% होती है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। 31 है द बिड्स फॉर द प्रोक्योरमेंट अपॉर्चुनिटीज शैल बी सबमिटेड इन एन पैकेज और पैकेजेस, सील्ड पैकेज, जो आपकी बिड्स आएंगी वो सील्ड होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, खुली नहीं होनी चाहिए, ना ट्रांसपेरेंट हों। 32 है वेयर द प्रोक्योरिंग एजेंसी रिक्वायर द बिडर्स टू फर्निश ए बिड सिक्योरिटी, द बिड सिक्योरिटी शुड नॉट एक्सीड 5%। तो जो बिड सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी फीस अगर आप किसी सप्लायर से लेना चाहते हैं, बिडर से लेना चाहते हैं, तो 5% से ज़्यादा अमाउंट नहीं होनी चाहिए। 33 है ऑल बिड शैल बी ओपन पब्लिकली, यानी कि ये प्राइवेटली, रैंडमली या सीक्रेटली नहीं आपने खोलनी होती, बल्कि सबके सामने खोलनी होती हैं। तो ये ऑप्शन डी है इसका ठीक है। 34 है देयर आर प्रोसीजर्स ऑफ ओपन बिडिंग, ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह पेपरा रूल्स में, और हो सकता है पेपरा रूल्स ही हम सबसे पहले स्टार्ट करें। ये बेसिकली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होता है, इंपॉर्टेंट भी होता है, लेकिन आप इसका शॉर्ट सिलेबस होता है, हम जल्दी इसको कवर भी कर लेंगे। लेकिन इसको जब आप ग्रिप कर लेते हैं तो 10 क्वेश्चन आपके पक्के इसमें से आते हैं, 10 मार्क्स का तो पक्का आपका हो जाता है। तो इसलिए हम इसी से स्टार्ट करेंगे। तो जब ये आप पढ़ लेंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें बड़ी क्लियर अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। देयर आर प्रोसीजर, ये 34 था और इसका ऑप्शन सी ठीक है। क्वेश्चन 35 है द मेन ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसीजर इज़ सिंगल स्टेज 1 एनवेलप बिडिंग। अभी यहाँ पे ये इतना ही रखें, फिर जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको याद भी करवा दूंगा कि ये क्या आता है। 36 है वेयर अल्टरनेटिव टेक्निकल प्रपोजल आर पॉसिबल द बिडिंग प्रोसेस यूज्ड इज़ 2 स्टेज 2 एनवेलप बिडिंग प्रोसीजर। 37 है where the bids are to be evaluated on technical and financial grounds and price is taken into account after technical evaluation, the bidding process is used is single stage 2 envelope procedure.
38 है, इन large and complex contracts where technically unequal proposals are likely to be encountered, or there are two or more equally acceptable technical solutions available to the procuring agency, the bidding process used is two-stage bidding procedure. 39 है, any bidder feeling aggrieved by any act of the procuring agency may lodge a written complaint concerning his grievances not later than days after the announcement of the bid evaluation report. तो 15 दिन उसके होते हैं, उसके अंदर अंदर वो कंप्लेंट कर सकता है. क्वेश्चन 40 है, द कमेटी शैल इन्वेस्टिगेट एंड डिसाइड अपॉन कंप्लेंट विद इन डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द कंप्लेंट. जो कमेटी बनती है प्रोक्योरमेंट के लिए, प्रोक्योरिंग एजेंसी जो होती है वही बनाएगी. उसने द कमेटी शैल इन्वेस्टिगेट एंड डिसाइड, तो विद इन डेज ऑफ द रिसीट ऑफ, तो उसके पास जो कमेटी होती है, जब उसके पास कंप्लेंट रिसीव हो जाती है तो उसने 15 दिनों के अंदर अंदर उस पर इन्वेस्टिगेशन और उसने कंप्लीट रिपोर्ट आउट करना होता है और उसको सोल्यूशन निकालना होता है और डिस्पोज ऑफ करना होता है. यहाँ तक नेक्स्ट पार्ट में हम ग्रेजुअली स्टार्ट करेंगे सिलेबस को ही, और मुझे कोई इंपॉर्टेंट अगर जो क्वेश्चन मिलते हैं साथ साथ में मैं उनकी प्रैक्टिस भी आपकी करवाया करूँगा. अभी यहाँ तक ही लेक्चर को ख़त्म करते हैं. इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.